नमस्कार दोस्तों। हम जो अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे थे विज़न मैगज़ीन अक्टूबर मंथ का, उसमें हमने 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें पहला सेक्शन हमने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, दूसरा हमने कहते हैं साइंस टेक कंप्लीट कर लिया, तीसरा आज हम कंप्लीट कर लेंगे वो है एनवायरनमेंट का सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। एनवायरनमेंट का इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, वो कल वीडियो एक आ चुका था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि वो संक्षिप्त वो बहुत ही तो जो बड़े-बड़े टॉपिक होते हैं उनको पहले कंप्लीट किया गया और उसमें संक्षिप्त जो टॉपिक्स रहते हैं वो भी कंप्लीट किया गया है। आज संक्षिप्त टॉपिक्स में हम जो कंप्लीट कर रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं 6 नंबर का संक्षिप्त टॉपिक। इसमें इसका नाम है सीमेंट उद्योग और विकार्बनीकरण। तो स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कुछ कमेंट करना है, कुछ बताना हो या कोई सुधार के लिए कुछ मैसेज करना हो तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। आज पहला टॉपिक अपना वो है सीमेंट उद्योग का विकार्बनीकरण। सीमेंट उद्योग में पायरो प्रोसेसिंग और कैल्सिनेशन प्रमुख प्रक्रिया है जो कार्बन उत्सर्जन का कारण बनती है। कार्बन उत्सर्जन के लिए कौन सी प्रक्रिया सीमेंट उद्योग के लिए उत्तरदायी है? वो है पायरो प्रोसेसिंग है और कैल्सिनेशन है। पायरो प्रोसेसिंग के बारे में देख लेते हैं। शब्द याद रखिएगा पायरो प्रोसेसिंग, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये शब्द कि क्या है ये शब्द चर्चा में रहा। ये सब इस तरह के जो क्वेश्चन बन जाते हैं उससे रिलेटेड है। इसके तहत भट्टी में चूना पत्थर और क्ले को 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के तापमान पर गर्म किया जाता है। पायरो प्रोसेसिंग क्या होती है? इसमें चूना पत्थर और क्ले को 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम तापमान तक गर्म किया जाता है। फिर कैल्सिनेशन क्या है? इसके अंतर्गत कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। सीमेंट उद्योग में विकार्बनीकरण की आवश्यकता क्यों है? कि यह विश्व में लोहा और इस्पात के बाद दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक उत्सर्जन तंत्र है। मतलब कि विश्व में सबसे ज्यादा कार्बनीकरण जो होता है, जो किसी उद्योग को स्थापित करने या उसका संचालन में जो कार्बन का उत्सर्जन होता है वो सबसे ज्यादा लोहा और इस्पात इंडस्ट्री में होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो सीमेंट उद्योग में होता है। सीमेंट उद्योग वैश्विक स्तर पर CO2 उत्सर्जन का लगभग 7% योगदान देता है। याद रखिएगा CO2 उत्सर्जन में सीमेंट उद्योग 7% अपना योगदान देता है। 7% बहुत ही बड़ा ही टॉपिक, बहुत ही बड़ा ही एक अमाउंट होता है। वैश्विक वर्ष 2050 या 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सीमेंट उद्योग का विकार्बनीकरण आवश्यक है। ज्ञातव्य है कि भारत ने 2070 तक शून्य उत्सर्जन कार्बन क्या है शून्य उत्सर्जन शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन से तात्पर्य ये है कि अगर हम 100 यूनिट कहते कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, अगर हम 100 यूनिट कार्बन का उत्सर्जन करते हैं तो 100 यूनिट कार्बन को कैप्चर भी कर लेते हैं तो ये हो गया शून्य, बराबर हो गया शून्य। दैट्स कॉल्ड टू शुद्ध शून्य उत्सर्जन, यही कहलाता है। भारत के समक्ष मौजूदा चुनौती। इस क्षेत्र में भारत के समक्ष चुनौती क्या है? भारत में शहरीकरण काफी तीव्र से हो रहा है। यहाँ आवास और अवसंरचना के विकास में तेजी देखी जा रही है। पायरो प्रोसेसिंग व कैल्सिनेशन के लिए विकल्प को विकल्पों को उपलब्धता का अभाव है। क्षेत्रीय ऊर्जा दक्षता संवर्धन को बढ़ाने के लिए पहले और आर्थिक उपाय सीमित हैं। सीमेंट में शामिल घटक कौन-कौन से हैं? भारत मुख्य रूप से 4 प्रकार के सीमेंटों का उत्पादन करता है, जिसके घटक उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिशत में संगठन जो मतलब कि सीमेंट उद्योग में जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है? चूना होता है यानी धातु मल, क्लेकर होता है, फ्लाई ऐश होता है, स्लॉग होता है और जिप्सम होता है। कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानक CO2 टन में प्रति टन सीमेंट है। ये देख सकते हैं इसमें दिया हुआ साधारण पे दिया हुआ है, ये सब दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब उपाय क्या हो सकता है? ब्लेडेड सीमेंट की हिस्सेदारी को बढ़ाना अर्थात किसी अन्य विकल्प का उपयोग करके चूना पत्थर का कम से कम उपयोग करना, यानी चूना पत्थर के उपयोग को कम करके उसका कोई और विकल्प सीमेंट उद्योग को देना।
सीमेंट के उत्पादन में पुनर्चक्रण सामग्री की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी कि जो उसका उत्पादन होता है, उसके उत्पादन को हम पुनर्चक्रित कर सकें। यानी कि एक बार उत्पादन कर लिया उसको पुनर्चक्रित बार-बार एक नया उसमें पदार्थों का मिश्रण ना करें, ये बोल रहा है। रिफ्यूज़ डि डि रिफ्यूज़ डि डिराइवेड फ्यूल यानी कि आरडीएफ औद्योगिक अपशिष्टों को बायोमास जैसे वैकल्पिक ईंधनों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। सातवां टॉपिक है भारत में फास्फोरस की उपलब्धता कम हो रही है। फास्फोरस पौधों के विकास के लिए अति आवश्यक सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक तत्व है। पौधों को निम्नलिखित पौधों को निम्नलिखित के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यानी पौधों के विकास बोलना ही चाह फास्फोरस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फास्फोरस से जो है वो पौधों के विकास में महत्वपूर्ण होता है। अगर पौधों का विकास नहीं होगा तो पौधे जो है जो पर्यावरण में जो जो प्रदूषण हो रहा है उसको कैप्चर करते हैं, CO2 को कैप्चर करते हैं। हाँ, तो इसलिए ये पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो प्राथमिक पोषक होते हैं। वो जो है लोगों को एनर्जी देने का काम करते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फास्फोरस की कमी होने से भारत के विकास में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब ये जो पूछ इसकी आवश्यकता क्यों है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, पौधों के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण और पोषक तत्व की संचार करते हैं, मजबूत जड़ों का विकास करता है। अगर मजबूत जड़ें नहीं होंगी, फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो पौधों की मजबूत जड़ नहीं होंगी। मजबूत जड़ नहीं होंगी तो जो हम घाटों या नदी के किनारे जो पेड़ लगाते हैं उससे क्या होगा, मृदा का अपरदन होगा। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होगा, मृदा का अपरदन होगा जिससे भूस्खलन आ सकेगा। तो अगर ये फास्फोरस कमी होगी तो इस तरह की घटनाएं जो हैं बारंबारता में इसकी तीव्रता आएगी। अनुवांशिकी गुणों का स्थानांतरण आदि मतलब कि पौधों के एक दूसरे के अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करते हैं। अगर ये फास्फोरस की कमी से नहीं होगा तो नए पौधे विकसित ही नहीं हो पाएंगे, जो जलवायु के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। भारत विश्व में फास्फोरस का सबसे बड़ा आयातक है। ये भी ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि भारत विश्व में फास्फोरस का सबसे बड़ा आयातक है। यानी कि हम सबसे ज़्यादा फास्फोरस को आयात करते हैं। इसका अधिकतर हिस्सा हिस्सा पश्चिमी अफ्रीका के कैडमियम से भरे भंडारों से आता है। कहाँ से आता है? पश्चिम अफ्रीका से आता है। भारत में फास्फेट की चट्टानें मुख्य रूप से 2 राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कुछ नि निक्षेप कुछ निक्षेप प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग में भी मौजूद है, जैसे ललितपुर उत्तर प्रदेश, मसूरी अभिनीति और कडप्पा बेसिन आंध्र प्रदेश आदि। फास्फोरस की कमी को दूर करने के उपाय क्या-क्या हैं? परिशुद्धित कृषि के जरिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना। मतलब कि अगर हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करेंगे तो फास्फोरस की कमी भी कम हो जाएगी। तो फास्फोरस की कमी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम इनपुट वाले कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को अपनाना। फास्फोरस का उत्पादन करने के लिए शहरी सीवरेजों का उपयोग करना। जो शहरी सीवरेज होते हैं, जो मलमूत्र होता है, जो गंदे वेस्ट पदार्थ होते हैं, उनसे भी हम फास्फोरस की प्राप्ति कर सकते हैं। फास्फोरस की उपलब्धता को लेकर चिंताएं क्या है? अधिकतर स्थानों पर फास्फोरस कैडमियम के साथ मौजूद होती है। कैडमियम एक भारी धातु है जिसे अलग करना एक महंगी प्रक्रिया है। मोरक्को, पश्चिमी सहारा, गैर स्वासनीय राज्य क्षेत्र, चीन, अल्जीरिया जैसे कुछ देशों का फास्फोरस के अधिकार वैश्विक भंडारण पर नियंत्रण है। एक प्रमुख भू राजनीतिक चिंता का विषय भी है। फास्फोरस के हानिकारक प्रभाव क्या है? अधिकतर फास्फोरस कृषि अपवाह के रूप में और सीवेज के माध्यम से सीधे जल में निकल के पहुंच जाते हैं। इससे विषाक्त विषय शैवालों की वृद्धि होती है। अक्सर कैडमियम युक्त उर्वरकों को मिट्टी में डाला जाता है। इन्हें फसलें इन्हें अवशोषित कर लेती हैं। जब मनुष्य ऐसी फसलों का उपयोग करता है तो उनके शरीर में इनका संचय होता है जो हृदय रोग को वृद्धि करता है। ये क्या करता है? ये हृदय रोग को
वृद्धि भी करता है। अब है कोनो कोनोकार्पस वृक्ष। कौन सा वृक्ष? कोनोकार्पस वृक्ष। यह एक आक्रामक मैंग्रोव प्रजाति है। यह कैसी प्रजाति है? ये एक आक्रामक मैंग्रोव प्रजाति है। हाल ही में गुजरात सरकार ने इसे उगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने भी इसको पर रोक लगा दी थी कि कोनोकार्पस कोनोकार्पस काम काम्ब्रेटेसी कुल के पुष्पी पौधों की दो प्रजाति। कैसी प्रजाति है ये? पुष्पी पौधों की प्रजाति है। पुष्पी दो प्रजातियों का एक जीनस है। कोकोकार्पस विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मूल प्रजाति है। आपको याद होगा, अगर ये मैंग्रोव प्रजाति है तो मैंग्रोव प्रजाति कहाँ उत्पन्न होती है? मैंग्रोव प्रजाति की अधिकांशता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं। तो जाहिर सी बात है कोकोकार्पस जो वृक्ष है वो भी उष्णकटिबंधीय वृक्ष होगा। ये कॉमन सेंस से समझने की बात है। एग्जाम में से भी इतना पूछा जाएगा, कोनोकार्पस वृक्ष कैसे वृक्ष है? ये वृक्ष जो है पूछ लेगा, ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं पाए जाते हैं या तो शीतोष्ण में पाया जाते हैं, इस तक कुछ पूछ सकते हैं। याद रखना ये मैंग्रोव वृक्ष है और मैंग्रोव वृक्ष से आपको याद ये रहेगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सजावटी पादपों के रूप में सार्वजनिक स्थानों पर इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। किस काम में आते हैं? ये सजावट के रूप में काम आते हैं। इन वृक्षों में सर्दियों के मौसम में फूल खिलते हैं। इससे इससे फैलने वाले कणों की वजह से आस-पास के लोगों में सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी आदि की शिकायत होती है। यानी कि जो सजावटी वाले फूल हैं, ये जो पुष्प हैं, ये सर्दियों में अपने फूल खिलाते हैं और साथ ही इनके कण की वजह से क्या होता है? इनके कणों की वजह से ये होता है कि मनुष्यों में सर्दी, खांसी, अस्थमा आदि एलर्जी भी होती है। इन प्रजातियों की जड़ें मिट्टी के अंदर गहराई तक जाकर बड़े पैमाने पर विकसित होती हैं। इससे दूरसंचार लाइनों, ड्रेनेज लाइनों और ताजे जल की आपूर्ति वाले पाइपों को नुकसान पहुंचता है। जब अंदर तक जाएंगे तो जाहिर सी बात है, दूरसंचार लाइंस गई होंगी, ऑप्टिकल फाइबर, उनको नुकसान होगा। हाँ, जो ड्रेन कर रहे होंगे पानी के लिए उनको दिक्कत होगा। ताजे पल पानी जो जमीन के नीचे से प्राप्त होता है, अगर वहां पहुंच जाएंगे तो उनको भी नुकसान होगा। अब नवा टॉपिक है अमेजन नदी बेसिन के बारे में। पूरा केक्कड़ झील के सूखने से अक्सर जलमग्न रहने वाले गांव मिट्टी के मैदान में परिवर्तित हो गए हैं। अगर जो गांव, जब वहां खूब पानी, जैसे जैसे पूरा केक्कड़ झील जो है उसके पास खूब पानी भरा रहता था, लेकिन अब जो सूख गई है तो जाहिर सी बात है वहां का जो गांव हो वो भी मिट्टी जो मैदान के ऊपर आ गए हैं। इससे यह झील अमेजन नदी बेसिन में स्थित है। यह अल नीनो और उत्तरी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर के जल के गर्म होने के कारण गंभीर रूप से सामने सामना कर रही है। ये जलवायु घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग और जीवाश्म ईंधन के दहन से बढ़ रही है। अमेजन नदी बेसिन यह विश्व के सबसे बड़ा जल प्रवाह बेसिन है। यह दक्षिण अमेरिका के लगभग 34% भाग को कवर करती है। दुनिया का लगभग 60% वर्षा वन यहीं पर है। साथ ही यहाँ पृथ्वी पर जीवन के 10% ज्ञात स्रोतों भी मौजूद हैं। कवर किए गए देश क्या-क्या हैं? ब्राज़ील, जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों से होकर गुजरती है, और कहाँ-कहाँ से? बोलीविया, कंबोडिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुला में होकर गुजरती है। अब जो है 10वां टॉपिक देखते हैं, पेट्रोलियम कोक या पेट कोक। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को अत्यधिक प्रदूषणकारी पेट कोक के वितरण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। पेट्रोलियम कोक या पेट कोक कार्बन युक्त ठोस सामग्री है। इसे अंतिम इसे अंतिम क्रैकिंग प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। क्रैकिंग प्रक्रिया ऊष्मा आधारित केमिकल इंजीनियर प्रक्रिया है। इसके इसके उच्च कैलोरी मान के कारण इसका उपयोग कोयले के प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है।
पेट कोक हाइड्रोफोनिक होता है। क्या होता है? पेट कोक हाइड्रोफोनिक होता है। इसका अर्थ है कि पेट कोक वर्षा के मौसम में नमी नहीं पकड़ता है। पेट कोक कम पेट कोक कम वाष्पीकरण पदार्थ है। इस ऐसे में इसका वाष्प बनना नुकसानदेह होने की संभावनाएं कम हो जाती है। इसके दहन के बाद राख की मात्रा कम उत्पन्न होती है। इसका उपयोग सीमेंट निर्माण, चूना भट्टी, औद्योगिक बॉयलर, एल्युमीनियम एनोड आदि में किया जाता है। अब है गोबर धन। दूसरा टॉपिक 11वां टॉपिक गोबर धन के लिए एकीकृत पंजीकृत पोर्टल, एक पोर्टल के बारे में दे रहा है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी और बायोगैस संयंत्र के पंजीकरण की व्यवस्था करना है। इस पोर्टल का पंजीकरण सीबीजी बायोगैस संयंत्र रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय की बाजार विकास सहायता योजना के तहत 1500 रुपये मीट्रिक टन की सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। गोबर धन यानी कि गैल्वो गैल्वोनाइजेशन गैल्वोनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन। गोबर धन का फुल फॉर्म क्या है? गैल्वोनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन धन योजना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य मवेशियों के गोबर, कृषि अपशिष्ट और अन्य जैव अपशिष्ट को बायोगैस यानी कि सीबीजी एवं जैव उर्वरकों में परिवर्तित करके धन कमाने और ऊर्जा उत्पादन करने का है। पॉलीएथिलीन पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट डिग्रेडिंग एंजाइम। शोधकर्ताओं ने पहली बार गहरे समुद्र के सूक्ष्म जीवों में पीईटी पेट 46 की खोज की है। याद रखना है पेट 46 क्या है? पेट 46 क्या है? फ्लोरोथिलीन और टेरेफाथलेटेड डिग्रेडिंग एंजाइम है। क्या है? एक प्रकार सा एंजाइम है जो सूक्ष्म जीवों में समुद्रों में पाया जाता है। पेट एक प्रकार का हल्का प्लास्टिक है। इसका खाद्य पदार्थों और जैसे सॉफ्ट ड्रिंक जल जैसे पेय पदार्थों की पैकिंग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? खाद्य पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की पैकेजिंग में इसका उपयोग किया जाता है। पेट 46 एंजाइम लंबी श्रृंखला और लघु श्रृंखला दोनों प्रकार के पेट अणुओं को क्षीण करने की अनूठी क्षमता रखते हैं। इसमें पेट का निरंतर क्षरण हो रहा है। महत्व: यह समुद्र में पेट अपशिष्टों को नष्ट कर सकता है। इससे प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के उपायों को प्रभावी मदद मिल सकती है। यह गहरे समुद्रों में आर्किया यानी समुद्र जीवों की अपशिष्ट पारिस्थितिकी भूमिका को समझने में योगदान देगा। अन्य पेट डिग्रेडिंग एंजाइम हैं पेट एएसी, एमएचईटी एएसी, टीएचसी, CU11 1 आदि हैं। अब है मैग्नीस मिस्टीरिया यानी कि पेंगुलिन की एक नई प्रजाति है जिसका नाम है मैरिस मिस्टीरिया। मैरिस मिस्टीरिया क्या है? ये एक पेंगुलिन की एक नई प्रजाति है। वैज्ञानिकों ने अत्यधिक संकटग्रस्त पेंगुलिन की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम है मनीष मिस्टीरिया इसका नाम है। पेंगुलिन के बारे में: यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र स्तनधारी है जो पूरी तरह से शल्क से ढका हुआ है। ये एकमात्र ऐसा स्तनधारी जो पूरी तरह से देखे इसका स्किन देख रहे हैं ना, इस शल्क से ढका हुआ है। अफ्रीका में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं।
काले पेट वाले पेंगुइन, सफेद पेट वाले पेंगुइन, पेंगुलिन, विशाल ग्राउंड पेंगुलिन और टेम्मक ग्राउंड पेंगुलिन। एशिया में इसकी 4 प्रजाति पाई जाती हैं। भारतीय पेंगुलिन, फिलीपींस पेंगुलिन, सुंडा पेंगुलिन और चीनी पेंगुलिन। आईयूसीएन स्थिति: चीन, फिलीपींस और मुंडा पेंगुलिन को आईयूसीएन की लाल सूची में क्रिटिकल इंडेंजर के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अगर क्वेश्चन लंबा बनाएगा प्रीलिम्स का तो पूछेगा इतना कि जो मैनिक मिस्टीरिया जो पेंगुलिन है वो कहाँ-कहाँ पाई जाती है भारत में, तो वो ये क्षेत्र के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है कि वो ये क्षेत्र में पाई जाती है। और उनका आईयूसीएन स्थिति पूछेगा, आईयूसीएन कैसी स्थिति, इसके क्रिटिकल इंडेंजर है और लाल सूची के अंतर्गत आएगी, सिर्फ यही क्वेश्चन बनाएगा। भारतीय पेंगुलिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में 1 में है। आईयूसीएन की लाल सूची में भारतीय पेंगुलिन की स्थिति एंजेंडर्ड है। तो वही जो भारतीय पेंगुलिन है उसकी स्थिति आईयूसीएन में कैसी है, वो एंजेंडर्ड है। चौदहवां टॉपिक है डे, डेमेंस डेमिस लाफाई प्रजाति। पश्चिमी घाट केरल में एक नई डेमलेस फ्लाई प्रजाति पाई गई है जिसका नाम है आर्मागेडन रिटेल रिड रिडटेल रखा गया है। आर्मागेडन रिडटेल नामक आर्म आर्मग्रेडन रीडटेल नाम इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल आर्म ग्रेनेड की अवधारणा का सीधा संदर्भ है। यह एक पदावली है जिसका उपयोग दुनिया भर में कीटों की आबादी में विनाशकारी गिरावट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। पारिस्थितिकी भूमिका क्या है? कीट परागण, पोषक चक्र और अन्य जीवों के लिए भोजन स्रोतों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। अगला टॉपिक है फिश मिंट। क्या है अगला टॉपिक? फिश मिंट, जो 15वां टॉपिक है। यह औषधि गुणों से भरपूर एक जड़ी बूटी वाला पौधा है जिसका नाम है फिश मिंट। इस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिश मिंट क्या है। एक जली पौधा है, एक आयुर्वेदिक पौधा है, एक मछली है जो समुद्र के नीचे पाई जाती है। इस तरह के कुछ ऑप्शन बना दिए जाएंगे। हाँ, तो ध्यान रखना है ये क्या है। ये एक जड़ी बूटी वाला पौधा है। वितरण: इसकी प्रजाति के पौधे हिमालय के गिरिपथ से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, कोरिया और जापान में मिलते हैं। यह मेघालय में जाह मर्दे, मणिपुर में टोंग निंगी खोक और असम के मसु सुंदरी के नाम से जाना जाता है। विशेषता क्या है? इसका स्वाद और गंध मछली जैसा है, इसलिए इसका नाम फिश मिंट है। क्योंकि इसका स्वाद और इसकी गंध जो है मछली की जैसी है, इसलिए इस पौधे का नाम फिश मिंट है। आक्रामक पौधा: इसमें भूमिगत राइजोम से फिर से अंकुरित की क्षमता होती है, इसलिए पौधे को नुकसान पहुंचाने पर यह फिर से उग जाता है। इसके जो भूमिगत जो जड़ें होती है उसमें राइजोम पाया जाता है जिसके कारण ये फिर से अंकुरित होकर काट देंगे तो फिर ये अंकुरित हो जाएगा। औषधि गुण क्या कहते हैं? इसका पाचन संबंधित विकारों, कीटों को काटने, बुखार, खांसी आदि के इलाज में किया जाता है। इसके लाभ को प्राचीन आयुर्वेदिक और सिद्धि ग्रंथों में वर्णित किया गया है। ये वो जो है फिश मिंट जो है ये ही वो पौधा है। और उसके बाद आता है डांसिंग फ्रॉग। जो डांसिंग फ्रॉग है उसके बारे में है। आईयूसीएन ने दूसरे वैश्विक उभयचर आकलन के अनुसार पश्चिमी घाट में डांसिंग फ्रॉग सर्वाधिक संकटग्रस्त उभयचर प्रजातियों में से एक है। आईयूसीएन सूची में नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग को वल्नरेबल तथा व्हाइट चिंक
डांसिंग फ्रॉग को एंजेंडर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया है। इस प्रजाति को आक्रामक प्रजाति, भूमि उपयोग परिवर्तन, चरम मौसम आदि से खतरा है। इसका नाम डांसिंग फ्रॉग इसलिए रखा गया है क्योंकि फुट फ्लैगिंग करते हैं, जिसमें नर मेढक अपने पिछले पैरों को एक 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 करके फैलाते हैं और नृत्य की मुद्रा में अपनी जाल-नुमा पैर की उंगलियों का तेज आवाज से हवा में लहराते हैं। अब आएगा आपका जो 17वां टॉपिक है वो है पिंक बॉल वर्मर आएगा। पिंक पिंक बॉल वर्मर से पिंक बॉल वर्मर से बीटा कपास की फसलों को पिछले 2 दशकों से सबसे अधिक क्षति हुई है। यानी पिंक बॉलवर्म से जो बीटा कपास की फसलें होती हैं, उनको पिछले 2 दशकों में सबसे अधिक क्षति हुई है। बेसिल्स थ्यूरिजिएनसिस बेसिल थ्यूरिजिएनसिस यानी बीटी कपास को मिट्टी की बैक्टीरिया से प्राप्त जीन शामिल होते हैं। कपास की यह फसल इन जीनों के कारण एक प्रोटीन निर्मित करती है, जो कुछ प्रकार के कीटों के लिए घातक होती है। यह प्रोटीन अमेरिकन बॉलवर्म के लिए भी विषाक्त होती है। लेकिन अब यह प्रोटीन बीपीडब्ल्यू पर प्रभावी नहीं हो रही है। पिंक बॉलवर्म का वैज्ञानिक नाम पेक्टानोफोरा गार्सिपिएल सांड्रेस है। बॉलवर्म विधिक शल्यों पतंगों के लार्वा होते हैं। यह संभवतः पूर्व हिंद महासागर के क्षेत्र के मूल नेटिव प्रजाति हैं। प्रभाव क्या है इसका? वयस्क मादा पीबीडब्ल्यू कॉटन बॉल्स पर अंडा देती है। अंडों में निकलने वाले लार्वा बीजों को खाते हैं। यह कपास के रेशे को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कपास की उपज और गुणवत्ता कम हो जाती है। अब 18वां टॉपिक है वो है कमलांग टाइगर रिजर्व। कमलांग टाइगर रिजर्व को गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से पहली बार बटरफ्लाई वॉक ऑफ और नेचर ट्रायल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमलांग टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में अवस्थित है। इसका नाम यहाँ से बहने वाली कमलांग नदी के नाम पर रखा गया है। अब जलवायु देख लेते हैं। यहाँ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। वनस्पति कैसी है यहाँ पे? वृक्षों की सामान्य प्रजातियों में अमोरा वॉलिचर यानी कि अमीरी, गैलेमिनियन, आर्बोसियर, गर्मी आदि शामिल हैं। जीव जंतु यहाँ हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड, बाघ, हिमालय पास, सीवेंट, हर्बनबिल आदि हैं। गोल झील इस रिजर्व में स्थित है। क्वेश्चन ये बना सकता है कि गोल झील कहाँ अवस्थित है? तो गोल झील अरुणाचल प्रदेश के कमलांग एक टाइगर रिजर्व है, वहां स्थित है। अब 19वां टॉपिक है 15 मिनट सीटेज। क्या है सीटेज? यह एक शहरी योजना निर्माण आवास अवधारणा है। क्या है? कैसी है ये? यह शहरी योजना निर्माण अवधारणा है। यह प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक सेवा पूर्ति को निवासियों द्वारा पैदल चलकर या बाइक से तय किए जाने वाली कम दूरी के भीतर उपलब्ध कराने में समर्थन करती है। मतलब ये क्या 15 मिनट
सीटेज क्या है? ये एक जो है शहरी योजना है, शहरी निर्माण अवधारणा है। यह प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक सेवा आपूर्ति को निवासियों द्वारा पैदल चलकर या बाइक से तय किए जाने वाली कम दूरी के भीतर उपलब्ध कराने का समर्थन करता है। यह एक स्थानीय विकास मॉडल है। यह अधिक स्थानीय स्वास्थ्य और स्वास्थ्य उचित और संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद करता है। इस तरह से जो हमारा पर्यावरण का टॉपिक था वह कंप्लीट हुआ। अब हम अपना अगला टॉपिक जो देखेंगे, पर्यावरण का हमारा ये जो छठवां वीडियो था वो कंप्लीट हुआ। अब हम अपना अगला वीडियो इस पे बनाएंगे। आइए देख लेते हैं। तो हमने कंप्लीट कर लिया है पॉलिटी सेक्शन, हमने कंप्लीट कर लिया है पर्यावरण सेक्शन, हमने कंप्लीट कर लिया जीव विज्ञान। अब हम देखेंगे जो अक्सर बन जाते हैं मुद्दे, जिनसे सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड हम अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। सामाजिक मुद्दे से या देखेंगे जैसे जिसमें या अर्थव्यवस्था को हम देखने की प्राथमिकता देंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था से भी कई क्वेश्चन आते हैं। तो हम सामाजिक मुद्दे के बाद हम अर्थव्यवस्था देखने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने कुछ सुझाव देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। धन्यवाद।